चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ऐसे 240 सर, ऐसे 240 क्या सर, ऐसे 240, ऐसे 240 फोर मतलब फ्रॉड, फ्रॉड फोर 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 मतलब फ्रॉड। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड, ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कब, जब रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ऑडिट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इन रिलेशन टू फ्रॉड। वही है ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई और एसेस करो, आइडेंटिफाई और एसेस करो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुई है, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन गई है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट किसकी वजह से, फ्रॉड की वजह से। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और एसेस करने पड़ेंगे ऐसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो फॉल्स, जो फ्रॉड की वजह से है। दूसरा क्या, ऑब्टेन करो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपको ऑब्टेन करना क्या, ऑब्टेन करना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर किसके अगेंस्ट, देखो आपने एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट निकाला, पहले आइडेंटिफाई किया फिर एसेस किया, तो अब जो आपने एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुआ है ड्यू टू फ्रॉड, उसके अगेंस्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑब्टेन करो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट दी एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अब आपको फ्रॉड या तो आइडेंटिफाइड हो गया या तो आपको शक है, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करो ना। ये ऑब्जेक्टिव किसमें दिया, ऐसे 240 के ऑब्जेक्टिव है। ऐसे 240 का नाम ऑडिटर की जिम्मेदारी इन रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी सिंपल। सर दो टाइप की इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के की गई गलतियां हैं, मिस स्टेटमेंट मतलब गलती हुई, इंटेंशनल मतलब जबरदस्ती की, जानबूझ के, ठीक है। सर ये मिस स्टेटमेंट कैसे कैसे हो सकती है, मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से हो सकती है या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से हो सकती है। सर ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम की क्या बला है, सर ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो कहता है कि इसमें इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट होता है। सर सुनो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो रहे बट फ्रॉडुलेंट बना रहे, मतलब सही नहीं बना रहे। और क्यों नहीं सही बना रहे, क्योंकि हमने फ्रॉड किया, वो फ्रॉड हमें छुपाना है, तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, नहीं कि प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे। कौन सी वाली करेंगे, अगर हमें फ्रॉड को छुपाना है, हमने कुछ गलतियां की है, वो इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट किया, तो हम लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके उस चीज को छुपाएंगे, बस बात सिंपल है। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होता है, इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या सर, ओमिशन भी होता है कि हाँ सर देखो जो अमाउंट है उसको गायब कर देंगे, जो डिस्क्लोजर है उसको गायब कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि हमें धोखा देना है, चीट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को। यहां पे लिखा है टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स। अब इस तरह कैसे कैसे हो सकती है, इट कैन बी कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज अर्निंग्स। देखो अगर एक बात आप लोग को अच्छे से पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, प्रॉफिट आता, वो प्रॉफिट के बेसिस पे ही सारा गेम होता है। बट आपको लगता है कि आप सब लोग ऐसा ट्रांजैक्शन के हिसाब से जाते हैं, कुछ लोग जिनको टैक्स कम देना होता है या उनको अपने अर्निंग्स मैनेज होनी, तो वो अपना टैक्स अपना प्रॉफिट पहले डिसाइड करते हैं कि इतना प्रॉफिट इतना टैक्स आएगा, उसके हिसाब से सारा पूरा अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, जो गलत है, बट उनको अपनी क्या करनी है, मैनेज करनी है अर्निंग्स और धोखा देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को। सर हमें बताओ सर, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम की जो चीज है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नाम की जो चीज है, वो कैसे अकम्प्लिश करें। सर ये गोल्ड मेडल कैसे ले, सर ये गोल्ड मेडल किसका है कि आपने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, और इसका ये आपको अकम्प्लिश करना है, ये आपको अचीव करना है। तो कैसे करें सर, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है आपको पता है, उससे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर देते हैं, अल्टरेशन कर देते हैं, फॉल्सिफिकेशन कर देते हैं। पढ़ो पहली लाइन, मैनिपुलेशन, अल्टरेशन, फॉल्सिफिकेशन। मैनिपुलेशन मतलब उसमें चालाकी से चीजें अलग तरीके से दिखाई, फॉल्सिफिकेशन मतलब अपन ने झूठी झूठी चीजें डाल दी, अल्टरेशन मतलब छेड़छाड़ कर दी, किसमें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। सर दूसरा क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो एक होती है जो चीज जैसी होती है वैसी दिखती है, लेकिन अपन उसमें क्या करेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको ऐसे दिखाएंगे, उसमें इंटेंशनल ओमिशन करेंगे, जानबूझ के चीजें हटा देंगे। किस सर क्या क्या चीज का मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो यहाँ पे, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का इंटेंशनल ओमिशन कर देंगे, वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का ओमिशन कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और अकम्प्लिश कर देंगे क्या, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर दूसरी बात बताओ सर, तीसरी, सर बचपन में पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, एक्रोल कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल्स वाले कंसेप्ट पढ़े थे, एक्रोल प्रिंसिपल्स पढ़ा सर, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल्स पढ़ा, ऐसा बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े। तो ये क्या है, वो जो पढ़े अपन ने प्रिंसिपल 11th क्लास में पहले दिन फर्स्ट चैप्टर में, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो पढ़े उसके साथ अपन क्या करेंगे, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन करेंगे भाई यार। अब सर फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल यूजिंग सच टेक्निक। ये सारी निंजा टेक्निक्स दी है जिससे मैनेजमेंट क्या करेगा, कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फ्रॉड कमिट कर देगा। तो ये फ्रॉड की क्या है, निंजा टेक्निक। सर ये फ्रॉड की निंजा टेक्निक्स एग्जाम में आती क्या, आती सर। तो आप क्या कैसे 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 याद कराया था मैंने, नीचे डायग्राम बना के याद कराया था, बट अभी अभी स्टार्टिंग में ऊपर से पढ़ते हैं फिर नीचे चलते हैं। सर पहला क्या है, टेक्निक अल्टर कर देंगे रिकॉर्ड्स और टर्म्स को, रिकॉर्ड्स को अल्टर,
टर्म्स को रिकॉर्ड। सर किसका? जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है, कोई बड़ा डीलिंग है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है हमारे लिए, उसमें अल्टर कर दो रिकॉर्ड्स और टर्म्स को चेंज कर दो, अल्टर कर दो टर्म्स को। या फिर कोई अनयूजुअल है, बार बार नहीं होता, साल में बस एक ही बार होता है ये ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल है सर, इसमें आप क्या कर दो, अल्टर कर दो। इंगेज करो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में, इंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, उसको ऐसा इतना घुमाओ, इतना इतना गोल घुमाओ, इधर इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, ऐसा गोल गोल घुमाओ उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब उसको ऐसा ऐसे ट्रांजेक्शन में आप इंगेज करोगे जो आप ऐसे उसको स्ट्रक्चर कर दोगे कि आपको जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना एंटिटी की, उसको आप मिस रिप्रेजेंट कर दोगे। तो इंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन दैट आर स्ट्रक्चर्ड टू मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन। कंसील, चोरी, नॉट डिस्क्लोज मतलब छुपा के रखेंगे सर, जो बात मन में रखेंगे, जो बात हमारे दिल में रखेंगे, अभी तक किसी को बताई नहीं बताई सर। तो कंसील या नॉट डिस्क्लोज फैक्ट, वो फैक्ट हम लोग नहीं बताएंगे, अगर उसको बताएंगे तो दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट रिकॉर्ड होते हैं, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको कि आपके अगेंस्ट एक केस प्रूव हो गया 50 लाख का, आपको 50 लाख देने हैं अगस्त के महीने में, मार्च में केस प्रूव हो गया, पर अगर मार्च की में अगर बैलेंस शीट में डालोगे तो बैलेंस शीट हिल जाएगी, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट आ रहे हैं वो हिल जाएंगे, तो आप क्या करोगे, उस फैक्ट को छुपा लो। सर कंसील या नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिकॉर्ड करोगे फिक्टिशियस जनरल एंट्री, फिक्टिशियस ऐसा हुआ नहीं, काल्पनिक, वो फिक्टिशियस जनरल एंट्री करोगे। सर ये रिकॉर्ड क्यों करे, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसको अचीव करने के, या आपको मैनिपुलेट करने, आपका प्रॉफिट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज, निंजा टेक्निक कंप्लीट। सर दूसरी निंजा टेक्निक बताओ, जो एजम्पशंस यूज करते हैं, जो जजमेंट्स यूज करके अपन एस्टिमेट्स करते हैं अकाउंट बैलेंसेस का। मैंने वारंटी ऑब्लिगेशन का एग्जांपल दिया था, 5.5% अपन क्या हर साल अपन एजम्पशन लेते हैं कि इतना इतना हम लोग को वारंटी का पैसा वापस देना पड़ेगा, ऐसा अपन ने बोला था क्लास में। हाँ सर, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर देंगे वैसे एजम्पशन को, 5 को 10% कर देंगे, खर्चा तो उतना ही होगा लेकिन हम लोग 5% गायब कर देंगे। तो इनअप्रोप्रिएटली एडजस्ट करेंगे एजम्पशन को और चेंज कर देंगे जजमेंट्स को जो यूज हो रहे हैं टू एस्टिमेट द अकाउंट बैलेंस। सर ओमिट कर देंगे, हटाएंगे, एडवांस कर देंगे। सर डिले अभी नहीं, बाद में करेंगे। सर रिकॉग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किन चीजों का, इवेंट और ट्रांजैक्शन का अभी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ओमिट कर देंगे, एडवांस कर देंगे, डिले कर देंगे, सिंपल। सर कैसे याद रहेगा सर? सर आप क्या करोगे, अल्टर करोगे रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स बाय एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन टू कंसील या नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट बाय 3 तरीका, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग द एजम्पशंस एंड चेंजिंग द जजमेंट्स, ओमिट, डिले, एडवांस, क्या सर, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर रुको नहीं, सर रुको नहीं, इधर इधर लिख लो, वो डायग्राम तो बना लेना, पर इधर देखो, लिख लो, इधर इधर लिख लो सर, इधर लिख लो सर। अल्टर करेंगे रिकॉर्ड्स बाय एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन टू कंसील या नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, और ये 3 पॉइंट ऐसा ही अरेंज करके रखा है आपके भाई ने, सब मजा आएगा। इधर आओ सर, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मतलब समझो। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट बहुत सिंपल है, आपका एसेट है, इसे में डालेंगे, घर जाएंगे, मतलब सर चोरी करा रहे हो क्या सर, थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट। सर कैसे कैसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कंप्लीट कर सकते हैं सर, चोरी कैसे कैसे कर सकते हैं ये भी बता दो आज। एम्बेजलिंग द रिसिप्ट, ऐसा रिसिप्ट है उसको एम्बेजल करो, मतलब उसको गायब कर दो, गबन कर दो। सर दूसरा डायमंड, सर जब भी डायमंड देखा है सर, हर मूवी डायमंड पे चोरी करने की देखिए, स्टील कर लेंगे फिजिकल एसेट्स को, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को। सर ये अमेज़न का डब्बा ऑर्डर किया आपने, आईफोन, याद था आपको क्लास में बताया था सर, आपने आईफोन ऑर्डर किया, उसके अंदर आपको आईफोन नहीं मिला, अब क्या किया आपने, पेमेंट तो कर दिया ना, तो वैसे ही सर एंटिटी को भी अपन पेमेंट कराएंगे, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, आएगा क्या उनको, खाली डब्बा आएगा। तो आईफोन नहीं मिला आपको, खाली डब्बा मिला था, तो इनको भी खाली डब्बा ही मिलेगा सर, इनसे पेमेंट करवा देंगे पर इनको गुड्स और सर्विसेज नहीं मिला है, तो कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। और ये सर कार, ये कार किसकी सर, आपकी नहीं सर, कंपनी की है सर, कंपनी की कार का करेंगे अपन, पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे सर, यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज। समझ में आया आप कैसे कैसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करना है? पहला पैसा वाला दिमाग में रखो, इमेजिनिंग रिसिप्ट। दूसरा स्टीलिंग कर लेंगे फिजिकल एसेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। लास्ट पॉइंट, यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज। समझ में आ रहा है ना, बहुत मजे वाला चीज है यार। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ ना साहब। सर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस, जो हम लोग ने ऐसे दोस्तों में पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है, फ्री किसे, फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब आपको मैंने बताया कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है, मतलब मिस स्टेटमेंट, और वो मटेरियल है मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारा डिसीजन को। सर सुनो, ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, चाहे वो कैसे भी हुआ है, फ्रॉड से हुआ चाहे एरर से हुआ। सर ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो ऑनिंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन एक अनअवॉइडेबल तो रिस्क हो गई होगा, मतलब देयर इज सम अनअवॉइडेबल रिस्क। अनअवॉइडेबल मतलब उसके आप पीछा नहीं छुटा सकते कि कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अभी भी डिटेक्ट नहीं होगी, भले आपने ऑडिट प्रॉपर्ली प्लान किया, परफॉर्म किया और अकॉर्डेंस विद ऐसे किया। क्या हो गया, तो आपने ऐसे को पूरा प्रॉपर फॉलो किया, प्रॉपर्ली प्लान ऑडिट की, पूरी प्रॉपर्ली प्लान करके परफॉर्म करी ऑडिट, क्या फर्क पड़ता है भाई मेरे, कुछ तो मिस स्टेटमेंट हमें नहीं मिलेगी, ये अनअवॉइडेबल रिस्क है क्योंकि ऑडिट में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। सर ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशन जो बताएगा वो मेरी तरफ से 100 रुपए सर। पहला क्या है सर,
nature of audit procedure, nature of financial reporting, timeliness between timeliness of reporting and balance between benefit and cost and other assertion that could affect the limitation of audit. अगर जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है सर. रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट. सर एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जिसका जन्म कैसे हुआ सर, जो रिजल्ट हुई है फ्रॉड से. तो भैया एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो फ्रॉड से आई है. अरे चल जा भाई, पेन रिवीजन चल रहा है, समझता नहीं है पेन भी. मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से हुई और एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट किससे हुई है सर? एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से हुई, एक एरर से हुई है. तो रिस्क ऑफ डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड इज ऑलवेज हायर. वो मतलब फ्रॉड से जो होगा, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम वुड बी हायर देन मटेरियल मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम एरर. सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें होता है सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम डिजाइन टू कंसील, फोर्जरी करने के लिए इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑडिटर्स को. ठीक है. सच अटेम्प्ट्स एट कंसीलमेंट में बी इवन मोर डिफिकल्ट. अगर उसमें कॉल्यूजन हो, अगर उसमें लोग मिले हुए, कॉल्यूजन हो, मिली भगत है, सारे मैनेजमेंट वाले मिले हुए तो चोरी करेंगे, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते. कर तो सकते, मतलब ढूंढने में दिक्कत होगी, यही तो बोल रहे हैं सर. अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो है जो मैनेजमेंट फ्रॉड से हुई और दूसरी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो इंप्लॉय फ्रॉड से हुई. किसको ढूंढना मुश्किल सर? मैनेजमेंट फ्रॉड से ढूंढना वाला मुश्किल. तो ऑडिट रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट detecting a material misstatement resulting from management fraud is greater than from employee fraud because management is in position to directly or indirectly manipulate accounting record. वो manipulate कर देगा accounting records को. वो क्या कर सकता है? वो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है और ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल प्रोसीजर्स, क्योंकि भैया वो मैनेजमेंट वाला बंदा है, एम्प्लॉय थोड़ी है. सर व्हेन ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस, जब रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. आई होप यू गाइस नो इट वेरी वेल. तो सर जब आप ऑब्टेन कर रहे हो रीजनेबल एश्योरेंस, तो ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल कैपिटलिज्म. प्रोफेशनल कैपिटलिज्म का मतलब अगर नहीं पता तो ऐसे दोस्तों का रिवीजन लेक्चर जाके देखना. सर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड. सर मैनेजमेंट और TCWG के, ऑडिटर की नहीं है. सर ये तीन इधर आओ सर. ये तीन आपने पैरा दिए. आपने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस्ड हुआ है फ्रॉड का ड्यू टू फ्रॉड. रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे हुआ है? ड्यू टू फ्रॉड. कहां पे हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हुआ. तो उसका रेस्पॉन्स क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर कुछ नहीं करेगा सर. एक बंदा ढूंढेगा, उसको असाइन करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा. वो बंदा मतलब एक्सपीरियंस वाला, अथॉरिटी वाला, वो बंदा होशियार होना चाहिए, सफिशिएंट उसको नॉलेज होना चाहिए. तो असाइन करेगा ऐसे बंदे को और उसको बोलेगा सुपरवाइज कर भैया. और ऑडिटर असेस करेगा उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जो उसको मिला है फॉर द एंगेजमेंट, मिला एफएस लेवल को. अब वो पूरे एंगेजमेंट लेवल के उसके मतलब उसको देखो मिला कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे उसको फ्रॉड मिला, तो उसको असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड ड्यू टू फ्रॉड फॉर द एंगेजमेंट. अब वो एंगेजमेंट लेवल के ऊपर उसको कंपेयर करके चेक करेगा. दूसरा सर, आपने जो सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज किया है एंटिटी ने, उसको इवेल्युएट करेगा ऑडिटर क्या करेगा? इवेल्युएट करेगा वेदर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय द एंटिटी पर्टिकुलरली जो सब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है. मतलब सब्जेक्टिव मैटर मतलब जहां पे आप कुछ एस्टिमेशन करते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वारंटी ऑब्लिगेशन, डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, जहां पे आप एस्टिमेशन करते हो वहां पे सब्जेक्टिव मैनेजमेंट जजमेंट यूज हो रहा है. तो उन चीजों को आप पर्टिकुलरली इवेल्युएट करो. सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप क्या करो? अच्छे से इवेल्युएट करो. और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस को आप अच्छे से देखो. क्यों? क्योंकि वो इंडिकेटिव हो सकते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मजा आ रहा है मेरे भाई? इनको इनकॉर्पोरेट करो एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी. मैंने बोला था जिसको ये जो ये मतलब बता देगा वो, उसको मैं क्लास में बोला था कि मैं उस पर आधा घंटा वेस्ट कर सकता था अगर कोई भी इस लाइन का मतलब बता दे. तो सर इसका मतलब ये इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द सिलेक्शन ऑफ एंटी. देखो नेचर, टाइमिंग, नेक्स्ट एंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आपको पता है कि भैया नेचर, मैंने आपको बोला था नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड, इसमें कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला एलिमेंट आप ऐड करो. मतलब सरप्राइज नहीं, शॉक वाला. आप उनको, आपको पता है ऑडिटर को, अभी उनको पता है आपके मैनेजमेंट को कि ऑडिटर सुबह 10 बजे से शाम की 6 बजे तक रहता है, फिर उसके बाद अपना अपना गड़बड़ घोटाला चालू रखेंगे. तो आप एक काम करो ना, आप 10 बजे सुबह नहीं, अब 10 बजे रात को जाओ और चेक करो क्या हो रहा है. सरप्राइज चेक करो भाई. नेचर मतलब आप जिस हिसाब से उनको ये लगता है कि ये वाला बस वो इंस्पेक्शन करता है, ये वाला 4 डॉक्यूमेंट ले लेगा ऑडिटर और चला जाता है, उनको आइडिया है. पर आप अब की बार यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर दो, यहाँ पे इंक्वायरी कर दो और रीपरफॉर्मेंस करो, रिकैलकुलेशन करो, जो ऑडिट प्रोसीजर्स में चेंज हो सकता है. टेस्ट ऑफ डिटेल कर देते हैं, बट अब वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी करो और उसकी कंप्लायंस भी चेक करो सब. मतलब उसको नेचर को भी चेंज करो. मतलब उसमें वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उसको कुछ सरप्राइज दो. मतलब समझ रहे हो? एक्सटेंड, उसको पता है कि 10% यहाँ पे सैंपलिंग होती है, इतना ही चेक होता है. अब की बार उसको बोलो 10 नहीं 40% करेंगे. तो कुछ ऐसा करो जिससे आपको क्या होगा, उसको आइडिया भी नहीं होगा और ये उसके लिए अनप्रिडिक्टेबल होगा. वो सरप्राइज एलिमेंट होगा इन द सिलेक्शन ऑफ एंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर जो आप सिलेक्शन करते हो. साहिब जी, सर जी जल्दी इधर आओ.
ऑडिट प्रोसीजर रेस्पॉन्सिबल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल मतलब जो क्लेम्स करता है मैनेजमेंट, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और वो कहता है कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया, जो डिक्लेरेशन दी है मैनेजमेंट ने, ठीक है। और सर असर्शन क्या होता है, टाइप ऑफ असर्शन सर मैंने बताया था। टाइप ऑफ असर्शन अगर किसी को याद नहीं है तो आ जाओ, अपने पास अभी सब है इधर। असर्शन में मैंने पढ़ा था, असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंसेस, और एक असर्शन किसका था सर, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का था सर। इंटर में भी देखा था, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये सारे असर्शन होते हैं, ये टाइप ऑफ असर्शन। सर यहाँ पे आपको क्या मिला, फ्रॉड मिला। सर असर्शन में आपको एक दो एग्जांपल दूं क्या, अगर ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की बात करें तो अकरेंस मतलब सर जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स अकर्ड हुए वो रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, वो प्रिटेंड करते हैं एंटिटी को, हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव अकर्ड, जो अकर्ड हुए और प्रिटेंड करते हैं एंटिटी को। कंप्लीट सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड होने चाहिए, अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड होने चाहिए। कट ऑफ मतलब उसी अकाउंटिंग पीरियड के हो तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने चाहिए, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होने चाहिए। तो ये सारे एसेशन मैनेजमेंट बोलता है, मैनेजमेंट बनाता है और बताता है किसको, ऑडिटर को। ये सारे एसेशन वो ऑडिटर को दिखाता है कि ये सारे अपने एसेशन है, हमने सही से किया है। बट आपको इन एसेशन लेवल पर फ्रॉड मिला, अब क्या करोगे बताओ ना मेरे भाई। चैप्टर 2 आओ, वापस। यहां पे मिला तो कुछ नहीं करना आपको, डिजाइन और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना। आपको मिला ना ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ रहा है, जब आपको असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला ड्यू टू फ्रॉड एट द असर्शन लेवल पर मिला, सर कुछ नहीं, डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, और डिजाइन करो और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, जिसका एंटी ऐसा होना चाहिए कि ये इस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रेस्पॉन्स कर सके अपन। जब ऐसा करेगा ना मेरे भाई तो ही मे चेंज द एंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। वो कह रहा है आप चेंज करना नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। आप इसमें भी बोल रहा है कुछ नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को चेंज कर लेना जो ऑडिट प्रोसीजर्स आप करोगे। मैंने आपको एग्जांपल्स ऊपर दे ही दिया था कि अब की बार जब ऑडिट एविडेंस मिलेगा वो मोर रिलायबल होगा, मोर रिलेवेंट होगा, और ऑब्टेन कर लेना कोरोवेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब एडिशनल कोरोवेटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेना जो जिससे आप कंफर्म कर सको। सर एक एग्जांपल भी दिया है कि असर्शन लेवल पर आपको फ्रॉड मिला। जैसे देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल, इसमें जो एग्जांपल दिया उसमें ये क्या कि मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है कि ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि मैनेजमेंट को प्रेशर है किस चीज का, सर कि उसको अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, उससे रिलेटेड उसको प्रेशर है, उसको टेंशन है उस चीज का कि लोगों के मतलब जो शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनकी अर्निंग एक्सपेक्टेशन ज्यादा है पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो क्या करेगा, सेल्स को इन्फ्लेट करेगा, उसके लिए सेल्स एग्रीमेंट को इंक्लूड करेगा। अभी गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है, गुड्स अभी भी हमारे गोडाउन में पड़े, पर उनको फिर भी सेल्स रिकॉर्ड करेगा। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करेगा। यही पढ़े थे, डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, चेंज करेगा एंटी सर। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब वो सर डिजाइन कर देगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन और कंफर्म करेगा सारी डिटेल्स ऑफ द सेल एग्रीमेंट को। और सर हमने ये दूसरा पढ़ा था ना कि चेंज कर देगा एंटी, हाँ तो भैया आपकी बार तो क्या करना, इंक्वायरी भी करना, ऑल्सो सप्लीमेंट जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करते हैं उसके साथ इंक्वायरी भी करना। तो आपने क्या कर दिया सर, आपने पहले किया डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, उसके बाद में आपने चेंज कर दिया एंटी। अगर एक्सेशन लेवल पर मिले तो लिख देना, और मैं श्योर हूं इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है। स्क्रीन गई वापस आई। सर ऑडिटर प्रोसीजर्स रेस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फ्रॉड करता है सर। तो वहां पे क्या करो, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज चेक करो। देखो जनरल एंट्रीज लास्ट में, पर्टिकुलरली जो जनरल एंट्रीज लास्ट में पास करते हैं ना, तो उसमें वो गड़बड़ कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स भी करते हैं वो लोग। देखो टेस्ट दी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज, आप अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज को चेक करो, या फिर अगर कोई अदर एडजस्टमेंट हुए वो चेक करो, क्योंकि वो अगर अदर एडजस्टमेंट किए हैं जो नॉर्मल से अलग है तो कुछ चीजें अलग हुई होगी, कोई अलग घटनाएं घटी होगी, या फिर वो कुछ छुपाना चाहते हैं, या उन्होंने कुछ फ्रॉड किया होगा। तो ये सब चीजें करोगे तो आपको पता चलेगा ना। आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करना सर, रिव्यू करना अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझ रहे हो, ऊपर भी पढ़ा था। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आप रिव्यू करो, क्योंकि वो उस पर चांसेस होते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है ड्यू टू फ्रॉड। सर अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ धंधा बिजनेस, if for a significant transaction that are outside the normal course of business that appears to be unusual, जैसा दिखता है मतलब अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं नॉर्मली, और तो वो क्या करेगा, बिजनेस रेशनली ऑफ ट्रांजेक्शन को चेक करेगा और देखेगा क्या बिजनेस रेशनली ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन को चेक करेगा, और उसको ये देखेगा कि ये जो बिजनेस रेशनली ऑफ ट्रांजेक्शन है क्या सजेस्ट करता है कि ये इसलिए एंटर किए गए हैं कि वो क्या है, टू इंगेज इन फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करने के लिए ये किए गए। बहुत सिंपल से पॉइंट है, एक तो अपना जनरल एंट्री वाला, दूसरा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देख लेना, और जो ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में उनको देख लेना, और बिजनेस रैशनली को देख लेना, क्या वो इंगेज इसलिए इंटर किए गए टू इंटर इसलिए किए गए क्योंकि उसमें फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुआ और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हुआ। 19 मिनट में पहला पेज खत्म हुआ मेरे भाई, बहुत टाइम लगा दिया। आओ नीचे। सर व्हाट आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में मैंने आपको बोला था सर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स सर कैसे होगा, एक सेकंड चालू रखो तुम।
फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कहां से आया सर? रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट जो अराइज हुआ है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। और दूसरा सर रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट जो अराइज हुआ है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से। ये दो रिस्क फैक्टर्स, मतलब यहां से रिस्क आ जाए। एक मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरी मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब सर सुनो, दोनों के तीन पॉइंट है सर। ROI रेशनलाइजेशन या एटीट्यूड, ओ से अपॉर्चुनिटीज, आई से इंसेंटिव या प्रेशर। ऐसे ही लिखा है क्या? ROI ऐसा लिखना, ROI ऐसा लिख लेना भाई, प्लीज मेरे भाई लिख लेना यार। आर से रेशनलाइजेशन या एटीट्यूड, ओ से अपॉर्चुनिटीज, आई से इंसेंटिव या प्रेशर। अब सर एक एक को समझते। पहला पॉइंट फालतू है सर। पहला लिखा है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट इसने लिखा है कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेटन हो सकती है। एंटिटी जो मतलब अपन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेटन हो सकती है बाय इकोनॉमिक कंडीशन, एंटिटी के ऑपरेटिंग कंडीशन। तो उसके कुछ एग्जांपल्स दो कि भैया अपना अपना फाइनेंशियल हिल गया, अपना प्रॉफिट हिल गया। कैसे हिल गया? अरे कंपटीशन बढ़ गया रे मेरे भाई, तो प्रॉफिट कम होएगा ना, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी खराब हो सकती है। तो मतलब हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, कस्टमर की डिमांड गिर गई, रैपिड चेंज हो गया टेक्नोलॉजी में, या फिर रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन हो रहे हैं। तो बहुत बेसिक से पॉइंट है, इसको समझा के टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो गया कस्टमर डिमांड में, और रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। सर मैनेजमेंट अभी अपन पढ़ रहे हैं प्रेशर, इसमें क्या होगा सर? इसमें अपन ने पढ़ा फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यही पढ़ रहे कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपन करेंगे क्योंकि अपने पे प्रेशर है। तो एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर द मैनेजमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्या है? मीट द रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द थर्ड पार्टीज की एक्सपेक्टेशन है, अपने पे प्रेशर है, तो अपन किसके तरफ जाएंगे? अपन करेंगे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसमें गपला करेंगे, जो चीजें वैसी नहीं दिखाएंगे। सर ये सब कैसे, किस कारणों की वजह से हो रहा है? अब सर सुनो मेरी बात, आपके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर ये मैंने एग्जाम्पल लिया था विजय जी बोला था मैंने, विजय माल्या जी, जिन्होंने पैसे लेके भाग गए। अब सुनो मेरी बात, विजय माल्या जी ने पैसे जब पहले डेटर से उठाए, पहले इन्वेस्टर से पैसे उठाए, एक्सटर्नल पार्टी से पैसे उठाए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिटेबिलिटी की कि ये विजय माल्या जी हमें पैसे कमा के देंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी या ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सिग्निफिकेंट क्रेडिटर्स या अदर एक्सटर्नल पार्टीज, तो इन सबका प्रेशर था विजय माल्या जी के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया? विजय माल्या जी ने किया फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट दिखाया, समझ रहे हो? और दूसरा सर अभी भी पैसे कम पड़ रहे हैं एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को, तो उन्होंने दिखाया। और अगर ये बैलेंस शीट खराब दिखाएंगे, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, तो आपको लगता नहीं क्या सर? क्या नहीं लगता सर? आप बताओ ना सर, क्या नहीं लगता? सर एक बात बताओ, आपको अगर लोन लेना है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो कौन पैसे देगा? तो अभी काम करो, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो, बहुत ऐसा दिखाओ हमारा ग्रोथ है, ये है वो है, एनुअल टर्नओवर बढ़ रहा है, ये फलाना ठिकाना, उसमें जो खराब कर सकते हो वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब दिखाओगे। क्योंकि आपको चाहिए एडिशनल पैसा। तो विजय जी को और पैसा चाहिए था, विजय जी ने क्या किया? नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेप्ट या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग टू स्टे कंपिटिटिव, तो उन्होंने क्या किया? और पैसे उठाए। तो ये प्रेशर था ना उनके पास कि भैया पैसे उठाने, तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ उनको जाना पड़ा। आदमी ईमानदार थे पर चोरी करना उनकी मजबूरी थी। सर मार्जिनल एबिलिटी, सर उन्होंने पहले इन्वेस्टर से पैसे उठाए, वहां से मन नहीं भरा। सर फिर उन्होंने एडिशनल डेप्ट उठाए, वहां से पैसा मन नहीं भरा। सर वो गए, बोला कि अब मैं कॉमन जनता, ये मैं इमेजिनेशन है थोड़ा, फिक्स वो है, सीरियस मत लेना, आपको पॉइंट याद कराने के लिए बता रहा हूँ। फिर उनके मन में आया कि सर अब अपने को शेयर होल्डर से पैसा उठाना है, मार्केट में पब्लिक का पैसा उठाएंगे तो अपना कंपनी को लिस्टिंग कराएंगे। सर क्या करेंगे? लिस्टिंग कराएंगे। तो उन्होंने को क्या लगा? तो लिस्टिंग कराने के लिए भी तो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है सर, इतना परसेंट ये होना चाहिए, उतना परसेंट। वो कहां से लाए? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके लाएंगे और झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। यही है फाइनेंशियल फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बच्चे फालतू कंफ्यूज, सॉरी क्या है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? अरे चोरी कर रहे हैं, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो मार्जिनल एबिलिटी टू मीट द एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, या फिर कोई डेप्ट का रीपेमेंट है, या फिर कोई डेप्ट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट, मतलब कोई डेप्ट का अगर कोई एग्रीमेंट के रिक्वायरमेंट है, तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन उसमें फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एंटर कर रहे हैं। तो सर पहला पॉइंट क्या था सर? प्रॉफिटेबिलिटी या ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशन किसका सर? इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, क्रेडिटर्स का, या फिर एक्सटर्नल पार्टीज का। आपको और पैसा चाहिए तो नीड टू ऑब्टेन एडिशनल फाइनेंसिंग या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग। क्यों कर रहे हो? तो सर ये सब फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके करेंगे और पैसा उठाएंगे। फिर आपको सर इधर से भी मन नहीं भरा विजय जी का। विजय जी ने क्या किया सर? उन्होंने लिस्टिंग एक्सचेंज रिक्वायरमेंट को लिस्टिंग कराना था, तो वो लिस्टिंग कराने के लिए उन्होंने फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एंटर किया, क्योंकि उनको लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना था। अब फोर्थ पॉइंट देखो, अगर हम लोग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट करते हैं पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो उसका इंपैक्ट होगा सिग्निफिकेंट पेंडिंग ट्रांजैक्शन में। फॉर एग्जांपल विजय माल्या जी कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन करने वाले थे, दो कंपनी मिलकर उनका धंधा करने वाले थे, या उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स मिलने वाले थे, तो आपको लगता नहीं अगर वो रिपोर्ट करेंगे पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो उसका पेंडिंग ट्रांजैक्शन पे इंपैक्ट होगा?
इफेक्ट होगा, भले वो रियल मतलब साफ साफ दिख रहा है, या परसीव्ड मतलब समझ से लो दिख नहीं रहा है पर समझा जा सकता है, तो परसीव्ड मतलब वो समझा जा सकता है, रियल मतलब साफ साफ दिख रहा है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अगर वो रिपोर्ट करेंगे पुअर फाइनेंशियल रिपोर्ट तो उसका सिग्निफिकेंट पेंडिंग ट्रांजेक्शन पे अफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन रुक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे सर और चोरी करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपने 4 पॉइंट। सर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो इंडिकेट करती है कि पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी थ्रेटन हो जाएगी? भैया एंटिटी घाटे में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एम्प्लॉय और जो जो मैनेजमेंट है, जो टीसीडब्ल्यूजी है, अगर एंटिटी घाटे में जा रही है तो उनका ज्यादा से ज्यादा क्या गया, कहीं और जाके नौकरी कर लेंगे, कहीं और जाके जॉब कर लेंगे, यही कर लेंगे ना। पर यहां पे इनकी थ्रेटन हो रही है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, अगर एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो रही है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रहा है? अरे भाई उसका सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, टीसीडब्ल्यूजी का सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस में, उसने खुद शेयर होल्डर है हमारा, या फिर उसने खुद ने पैसे लगाए मैनेजमेंट वालों ने, तो फिर एंटिटी की हालत खराब तो आपकी भी होगी। सर उसका क्या, उसने पर्सनल गारंटी दे रखी है फॉर डेप्ट ऑफ द एंटिटी, एंटिटी ने पैसे उठाए, गारंटर वो बना हुआ है, अब तो लाइफ उसकी सर लॉटरी लगने वाली है, अब तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। एक्सेसिव प्रेशर है मैनेजमेंट पे या ऑपरेटिंग पर्सनल पे टू मीट दी फाइनेंशियल टारगेट, बोला ये फाइनेंशियल टारगेट आप मीट करो, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, तो अगर तो उनकी एंटिटी की हालत खराब, तो उनकी भी हालत खराब हो ही रही है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर कंपनसेशन, इनका कंपनसेशन, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का कंपनसेशन किस पे कंटिजेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन अचीविंग एग्रेसिव टारगेट फॉर ऑपरेटिंग रिजल्ट्स या फाइनेंशियल पोजीशन। उनको बोला तुम 10% सेल इंक्रीज करो, 20% ये प्रॉफिट इंक्रीज, ये सब करो, ये उनको खतरनाक एग्रेसिव टारगेट्स दिए, तभी तुमको कंपनसेशन मिलेगा, और उनका कंपनसेशन इन पे कंटिजेंट है, और वो आप एंटिटी की तो फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, आप अचीव नहीं कर पाए, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थ्रेटन हुई ना, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू। आया मजा? आया मजा। सर अपॉर्चुनिटीज बताओ। सर अपॉर्चुनिटीज में ऐसे नहीं बताऊंगा, अपॉर्चुनिटीज आप ऐसे रीड करना, अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, मैंने कैसे याद कराया था सर, रिलायंस जियो है सर, रिलायंस जियो क्या है सर, रिलायंस जियो क्या है सर, रिलायंस जियो सिग्निफिकेंट, एक सेकंड इधर आओ, ये अपॉर्चुनिटीज अपना खत्म कर लिया ना, हाँ ठीक है, अपॉर्चुनिटीज में रिलायंस जियो वाला एग्जांपल है, सुनो आओ। अपॉर्चुनिटीज में मैं आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू, मतलब ये जो कहानी बना के याद कराया था वो कहानी बता देता हूँ डायरेक्ट, आप पॉइंट उधर टिक कर लेना। रिलायंस जियो क्या है सर, सर इसका क्या है, रिलायंस जियो क्या है, वो बहुत बड़ा पार्टी है, उसके पास बहुत पैसा है, वो क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है किसी इंडस्ट्री को, उसका क्या है, फाइनेंशियल पावर इतना है, तो वो क्या करेगा, वो डिक्टेट करेगा टर्म्स एंड कंडीशन, किसको सर, वो सप्लायर्स को, कस्टमर्स को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस जियो का, अभी जैसे ही अनंत अंबानी जी की शादी हुई, उन्होंने एक दिन में पैसे बढ़ा दिए, तो मतलब सारे कस्टमर्स को उन्होंने डिक्टेट किया ना, और बाकी जैसे अगर रिलायंस जियो है, अगर कुछ परचेज करने जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका परचेजिंग कैपेसिटी इतना ज्यादा है भाई, इतनी डिमांड है, इतना बड़ा मार्केट है, तो वो परचेज बहुत कम कॉस्ट पे कर लेगा, तो अपने सप्लायर्स को कंडीशन, मतलब अपने सप्लायर्स को डिक्टेट कर सकता है। तो रिलायंस जियो का क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, और एबिलिटी है डोमिनेट करने का पूरे इंडस्ट्री को, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को, दैट अलाउ एंटिटी टू डिक्टेट टर्म्स, वो जो टर्म्स चाहे ना उसके हिसाब से, जो कंडीशन चाहे वो सप्लायर और कस्टमर्स को वो थोप सकते हैं, और उससे क्या कर सकते हैं, वो खूब पैसा कमा सकते हैं ना। तो सर इनका क्या, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है और एबिलिटी टू डोमिनेट, जिससे ये क्या करेंगे सर, अपने टर्म्स और कंडीशन सप्लायर या कस्टमर पर थोप सकते हैं, तो ये इसकी वजह से वो क्या करेंगे, नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन में जाएंगे, दैट में रिजल्ट इन इनअप्रोप्रिएट या नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। और अगर ऐसा होता है, इनअप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन में एंटर करती है अगर बड़ी कंपनी, वो इनअप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन में एंटर करेगी, नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन पे करेगी, और उन ट्रांजेक्शन को छुपाने के लिए क्या करेगी सर, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज पढ़ रहे हैं। तो ये अब कंपनी के पास मौका है ऐसा करने का, हम अपॉर्चुनिटीज, पहले प्रेशर की वजह से हम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब मौका अपॉर्चुनिटीज। इधर आओ। तो रिलायंस जियो का सर काम है सर कहाँ पे, दुबई में, तो सर उसका रिलेटेड पार्टी है दुबई में, उसके साथ काम करना है उसको, रिलेटेड पार्टी, तो सर पहला पॉइंट ये हो गया। सर दूसरा पॉइंट क्या था सर, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हो नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, उसको छुपाने के लिए आप क्या करोगे, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करोगे, सिंपल सी बात है। तो रिलायंस जियो का पहला पॉइंट अपना खत्म।
दूसरा पॉइंट आरपीटी, दुबई में उसको ट्रांजेक्शन करना है उसकी रिलेटेड पार्टी से। दुबई जैसे ही सुना आपको लगा ना कि टैक्स हेवन जुरिडिक्शन है, तो वहां पे आपका अकाउंट होगा, आपका सब्सिडरी होगा, आपका ब्रांच होगा। तो वहां पे अगर आपके पास, अगर आपकी कोई ब्रांच, सब्सिडरी या बैंक अकाउंट किसी टैक्स हेवन जुरिडिक्शन में है, तो आप क्या करोगे सर, आप करोगे, आपके पास मौका है ना सर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का, आप यहाँ पे घपले करोगे। तो सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट, सब्सिडरी, ब्रांच अकाउंट आपके टैक्स हेवन जुरिडिक्शन पे है, तो आप क्या करोगे, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। सर 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है सर, आप बताओ, मैंने आपको बोला रिलायंस जियो को बाहर ट्रांजेक्शन करना है दुबई में उसका रिलेटेड पार्टीज है, और दुबई रिलेटेड पार्टी है तो दुबई टैक्स हेवन जुरिडिक्शन है। 3 पॉइंट अपने कंप्लीट हुए। तो दुबई में इसको क्या करना है सर, उसको सिग्निफिकेंट ऑपरेशन कंडक्ट करना है, या फिर सिग्निफिकेंट ऑपरेशन उसके लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर है, या फिर उसको सिग्निफिकेंट ऑपरेशन कंडक्ट करना है अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो वो सिग्निफिकेंट, जो कंपनी सिग्निफिकेंट ऑपरेशन करती है बाहर, या फिर वो कंडक्ट करती है अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर अपने ऑपरेशन, मैंने क्या एग्जांपल दिया था, इधर आओ, इंडिया में भी उसका काम है, दुबई में भी उसका काम है, यहाँ पे भी उसका प्रॉफिट होता है, यहाँ पे भी प्रॉफिट होता है। तो एक बात बताओ, वो प्रॉफिट ज्यादा कहाँ पे दिखाएगा, वो दुबई में ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि वहां टैक्स कम है। यहाँ दिखाएगा तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा, तो यहाँ कम प्रॉफिट दिखाएगा, यहाँ ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा ना इंडियन वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सिंपल सा बात है। तो अगर उसके सिग्निफिकेंट ऑपरेशन लोकेटेड या कंडक्टेड हो रहे हैं अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, तो उसके पास क्या है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का मौका। और सर एक बात बताओ, अगर वो बिजनेस अपना उसका बाहर है, बाहर रखना सिग्निफिकेंट, तो वो इंटरमीडिएरीज की हेल्प लेगा, यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडिएरीज, तो बिजनेस इंटरमीडिएरीज की हेल्प लेगा। और एक बात बताओ, जो बंदा बिजनेस इंटरमीडिएरीज की हेल्प लेता है, तो ट्रांजेक्शन घुमाने के लिए करता है, फ्रॉड करने के लिए बनता है, तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कुछ कुछ मौका मिल रहा है यहाँ पे भी। तो सर सुनो, पहला पॉइंट था सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा था स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस या एबिलिटी टू डोमिनेट सर्टेन इंडस्ट्री या सेक्टर दैट अलाउ एंटिटी टू डिक्टेट टर्म या कंडीशन टू सप्लायर या कस्टमर दैट में रिजल्ट इन इनअप्रोप्रिएट या फिर नॉन आर्म लेड ट्रांजेक्शन। और तीसरा पॉइंट बाद में पढ़ूंगा। तो फोर्थ पॉइंट देखो, सिग्निफिकेंट ऑपरेशन लोकेटेड या कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडियरीज, और फिर सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट, सब्सिडरी अकाउंट या सब्सिडरी या ब्रांच अकाउंट कहां पे है सर, ब्रांच ऑपरेशन सर, उसकी बैंक अकाउंट बाहर है, सब्सिडरी उसका बाहर है, ब्रांच के ऑपरेशन उसके टैक्स हेवन जुरिडिक्शन में है, तो वो क्या करेगा, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज है। और सर सुनो, एसेट लाइबिलिटीज या रेवेन्यू या एक्सपेंस, उसका किस पे बेस्ड है, वो एस्टिमेट्स पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन दी सिग्निफिकेंट एस्टिमेट, जिसमें सब्जेक्टिव जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज है। तो बताओ वो एस्टिमेट, जो एस्टिमेट्स पे हम अपना डिसीजन लगाते हैं, उसमें खुद से एस्टिमेट कर सकते हैं, वो सब हमारे जजमेंट्स पे डिपेंड है, अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड है, तो हम उसमें छेड़छाड़ करके फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा को फ्रॉड करने का मौका है, मतलब फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का मौका है। फ्रॉड तो हम कर ही चुके होंगे अभी तक, है ना। तो इसको ऐसे याद रखना, रिलायंस जियो जो बड़ी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, एबिलिटी टू डोमिनेट है, वो दुबई में काम करेगी अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ। तो दुबई है तो टैक्स हेवन जुरिडिक्शन है, तो उसका वहां पे अकाउंट है, सब्सिडरी है, ब्रांच है। 3 पॉइंट यहाँ से याद हो गए। दुबई में वो क्या करेगी सर, सिग्निफिकेंट ऑपरेशन करेगी, उसके सिग्निफिकेंट ऑपरेशन लोकेटेड या फिर क्या है सर, कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर बाय द यूज ऑफ इंटरमीडिएटरीज। आपके 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं, 5 नंबर आ जाएंगे, याद कर लेना। सर एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन, मतलब उसका एटीट्यूड ही उधर वैसा है, और रैशनलाइजेशन मतलब उनका बिहेवियर, वो जाने जाते हैं ये गड़बड़ घोटाले करने के लिए कंपनी वाले। तो सर आपको लगता नहीं वहां पे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, सर वहां नहीं होगी तो कहां होगी। पहला सर उनका ना जाने जाते हैं नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन, नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉज को उन्होंने फॉलो नहीं किया, अदर लॉज को उन्होंने फॉलो नहीं किया, कोई रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। तो ये क्या है, ये लॉज को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपका लॉ वाला सब्जेक्ट है वो फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर ये लोग लॉज को फॉलो नहीं कर रहे तो ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगी। दूसरा वाला पॉइंट है एएफएम का, मतलब आपका दूसरा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब उनका एक्सेसिव इंटरेस्ट है किस चीज में, वो मेंटेन करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं एंटिटी का स्टॉक प्राइस या अर्निंग ट्रेंड, स्टॉक प्राइस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वो करने के लिए उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सहारा लेंगे। सिंपल। मैनेजमेंट फेलिंग टू रिमेडी नॉन या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ऑडिट। अब एक बात बताओ, उनका इंटरनल कंट्रोल पे उसको डिफिशियंसी, उसको ठीक करना चाहिए, वो ठीक नहीं कर रहे, उसकी वजह से फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो गया, तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो करेंगे ही। तो मैनेजमेंट फेलिंग टू रिमेडी, उसको ठीक करना, नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस। सर फोर्थ पॉइंट, आई इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन एम्प्लॉइंग इनअप्रोप्रिएट मींस टू मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग, अपना प्रॉफिट, रिपोर्टेड अर्निंग मतलब प्रॉफिट, टैक्स मोटिवेटेड पर्पस के लिए वो क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे हमारा प्रॉफिट, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे ना, एफआर।
तो एफआर में क्या है, प्रॉफिट निकालते हैं, उसको ये लोग मिनिमाइज करेंगे टैक्स मोटिवेटेड पर्पस के लिए। तो 4 सब्जेक्ट है अपने, 3 तो है एफआर, एएफएम, ऑडिट, आपको पता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और लो वाला स्पॉम वाला। तो ये 4 एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन के होंगे, ऐसे कैसे याद रखना है। सर लो मोरल है, सीनियर मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, शेयर होल्डर्स के बीच में, रिलेशनशिप ऑफ द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट का ना करंट ऑडिटर के साथ नहीं बन रहा, मतलब इनका रिलेशनशिप स्ट्रेंड है, मतलब खींचाता नहीं है इनके रिलेशनशिप में। या फिर मैनेजमेंट या प्री डिसीजर ऑडिटर, मतलब पुराना ऑडिटर, इनके साथ क्या है, इसके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो भी स्ट्रेंड हो गए, खराब हो रहे, खिंचाता नहीं हो रही है। तो इसके सर ये कैसे कैसे दिखेगा, एज एग्जिबिटेड बाय वाली, तो ये रिलेशनशिप खराब है, इन चीजों से पता चल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप खराब है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो गए, मेरे हिसाब से उम्मीद है मुझे, अगर उनके साथ आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है तो आपको कैसे दिखेगी कि आपके बीच में फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स हो रहे, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स हो, एक जने की अनरीजनेबल डिमांड होगी, एक जना डोमिनेटिंग होगा और एक जना रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तो सुनो, डिस्प्यूट, डिमांड, डोमिनेटिंग बिहेवियर या फिर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, बात खत्म। तो वैसे ही ऑडिटर और प्री डिसीजर ऑडिटर या करंट ऑडिटर के बीच में डिस्प्यूट क्या रिलेशनशिप कब खराब होगी, सर फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट हो रही है, अनरीजनेबल डिमांड है, ऑडिटर पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मैनेजमेंट का बिहेवियर डोमिनेटिंग है, बस बात खत्म। सर रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में भी आर है, रेशनलाइजेशन या फिर एटीट्यूड्स, ओ से अपॉर्चुनिटीज, आई से इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब अब अपन चोरी कब करेंगे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की तरफ कब बढ़ेंगे, सर हमारा पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, हमारा पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, हमको पैसे चुकाने हैं सर, एंटिटी की तो बात हटाओ सर, हमको पैसे चुकाने, हम पे अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, और हम क्या है, हमारे पे पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, किसी का उधार लिया, पैसे चुकाने, पैसे नहीं है, चोरी करेंगे ना, तो पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्रिएट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट या एम्प्लॉय जिनके पास एक्सेस है कैश का या फिर अदर एसेट्स का, तो वो क्या है, वो लेके भाग जाएंगे, सिंपल सा बात है। और दूसरा क्या, एडवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द एंटिटी एंड एम्प्लॉयज, रिलेशनशिप ठीक नहीं, और रिलेशनशिप ठीक नहीं का नुकसान क्या है, सर मैं इसके यहाँ काम किया 3 महीने, मेरे को पैसा नहीं दे रहा, मैं उसका लैपटॉप उठा के लिया। तो एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज एंड एम्प्लॉयज विद द एक्सेस टू कैश या अदर एसेट्स जो ससेप्टेबल टू थेफ्ट है, ससेप्टेबल टू थेफ्ट मतलब वो जो इजीली इन्फ्लुएंस, इजीली अल्टर्ड, इजीली डैमेज किए जा सकते हैं, मतलब उनके पास एसेट्स का एक्सेस है ना इजी, अगर वो गए वहां पे फॉर एग्जाम्पल, उनको पता है यहाँ पे पैसे रखता है मैनेजर, तो उठा के ले आएंगे, तो वो एसेट वो ससेप्टेबल टू थ्रेट का मतलब बताऊं, अगर कोई कार पार्क करके गया और वो चाबी अंदर ही है, तो वो एसेट ससेप्टेबल टू थ्रेट है, मतलब चोरी कर सकते हैं ना इजीली, मतलब इजीली आप उसको डैमेज कर सकते हो, इजीली चोरी कर सकते हो, तो वो ससेप्टेबल टू थेफ्ट है। ससेप्टेबल का मतलब यही होगा। सर ये एडवर्स रिलेशनशिप कैसे कैसे हो सकती है, उनको अगर आपको एम्प्लॉय को पता चल गया कि उसका फ्यूचर में ले ऑफ होने वाला है, या फिर एंटिसिपेट कर रहा है कि उसका ले ऑफ होने वाला है, चोरी करेगा ना। सर उसका कोई एंटिसिपेटेड चेंज कर दिया आपने, मतलब रिसेंट या अभी चेंज कर दिया, या करोगे किसमें, एम्प्लॉय कंपनसेशन में, चोरी करेगा, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करेगा, प्रमोशन कंपनसेशन या अदर रिवार्ड्स दे रहे हो आप जो इनकंसिस्टेंट है उसके एक्सपेक्टेशन के साथ, तो चोरी करेगा ना सर। अपॉर्चुनिटीज, अब यहाँ पे आपको मौका मिल गया, मौका किस चीज के लिए सर, कि आपके पास ऐसा मौका है, आप चोरी कर लोगे, मिस अप्रोप्रिएट कर दोगे एसेट को गायब कर दोगे, थेफ्ट कर दोगे। सर कैसे, लाइफ में मौका मिलता है एक ही बार, मैंने बोला था एल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ कैश है, लेके जाओ। इन्वेंट्री ऐसी है जो स्मॉल इन साइज, हाई इन वैल्यू, हाई इन डिमांड, लेके जाओ। इजिली कन्वर्टेबल एसेट है, छोटा छोटा डायमंड है सर, सच एज बियर बोन डायमंड है, कंप्यूटर चिप है, लेके जाओ, जो इजिली कन्वर्टेबल हो जाएगा, उसका कैश मिल जाएगा। फिक्स एसेट है जो स्मॉल इन साइज है सर, वो भी मार्केटेबल है और उसका कोई ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप नहीं है। अगर कोई फिक्स एसेट है जिसका आइडेंटिफिकेशन करना आसान नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको चोरी करना भी तो आसान है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा था, LIF से। ये अगर कोई ऐसे बच्चे पसंद करते हैं, मेरे को ये कैसे याद आता है, डायमंड से याद आता है। डायमंड क्या है सर, भैया अपना इन्वेंट्री भी अपना फिक्स एसेट है, तो इन्वेंट्री जो स्मॉल इन साइज, हाई इन वैल्यू और हाई इन डिमांड, चोरी कर लो। या फिक्स एसेट स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल और उसका मार्केटेबल का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ऑब्जर्वेबल लेकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, तो उसको चोरी कर लो। तो डायमंड क्या है, फिक्स एसेट भी है, इन्वेंट्री भी है, और डायमंड एसेट्स क्या है, इजिली कन्वर्टेबल है सर, इजिली कन्वर्टेबल एसेट्स है, और कन्वर्ट करके मैं उसको लार्ज अमाउंट ऑफ कैश में ले लूंगा, बात खत्म। जैसे आपको याद रखना है। ये इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स, भैया आपके अगर एडिक्वेट कंट्रोल नहीं है एसेट्स के ऊपर, तो जाहिर सी बात है मिस अप्रोप्रिएशन होगा। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैन ऑकर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, कैसे कैसे सर, आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, आपका मैनेजमेंट उसको संभाल नहीं रहा, ओवरसाइट नहीं कर रहा सीनियर मैनेजमेंट के खर्चों को, और ओवरसाइट नहीं कर रहा एम्प्लॉय जो रिस्पॉन्सिबल है एसेट्स के लिए। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के पास एसेट्स है पर मैनेजमेंट उस पर ओवरसाइट ही नहीं कर रहा, लेके भागेगा। रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, टाइमली और कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं बना रहे, और वेकेशन पे नहीं भेज रहे। लेक ऑफ मैंडेटरी वेकेशन फॉर एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग की कंट्रोल फंक्शन, यही लिखा है, पढ़ लेना। सर एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन में, सर एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन बहुत सिंपल है। एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन में क्या है सर, डिसरिगार्ड हो रहा है,
डिसरिगार्ड में इसको आप ऐसे याद रखना सर, नीड फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोल, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन मतलब उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि चोरी करो। डिसरिगार्ड मतलब नीड फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोल पे उन लोग का डिसरिगार्ड है, ध्यान से नहीं करते। इंटरनल कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, उस पे भी उन लोग का डिसरिगार्ड है, ध्यान नहीं देते। डिसरिगार्ड मतलब ध्यान दे रहे क्या, कौन मॉनिटर करेगा, कंट्रोल नहीं करते। नीड फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोल पे वो लोग ध्यान नहीं देते। इंटरनल कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स पे, जो एसेट पे मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है उस पे इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाते। देखो डिसरिगार्ड फॉर द नीड फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोल या रिड्यूसिंग रिस्क, भैया उनको परवाह ही नहीं है, वो मॉनिटरिंग कंट्रोल मॉनिटरिंग पे ध्यान ही नहीं देते। नीड फॉर मॉनिटरिंग, उनको कोई जो एसेट है चोरी हो सकता है पर मॉनिटरिंग मतलब नहीं, बोला सीसीटीवी क्यों लगाना, पैसा लगेगा, हटाओ, मतलब उनको कौन लेके जाएगा, डर नहीं है उनको, डिसरिगार्ड करते हैं उसको मॉनिटरिंग के लिए। डिसरिगार्ड करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। बिहेवियर में चेंज हो गया सर, बिहेवियर में मतलब चेंज हो गया, उसकी लाइफस्टाइल बदल गई, कोई इंप्लॉय की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, उसके पास पैसा आ रहा है तो मतलब जरूर उसने कहीं ना कहीं एसेट गायब किया होगा ना, तभी तो इतना सारा पैसा जा रहा है। चेंजेस इन बिहेवियर या लाइफस्टाइल दैट में इंडिकेट दैट एसेट हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड, और बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर या डिससेटिस्फेक्शन, उसका बिहेवियर कि वो कंपनी से सेटिस्फाई नहीं, उसको वहां पे खुशी नहीं, उसको बुरा लग रहा है, चोरी करके भाग जाएगा। टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अगर पेटी थेफ्ट को इग्नोर करता है तो आज वो थोड़ा 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 चोरी कर रहा है, पेटी थेफ्ट कर रहा है, एक दिन बड़ा चोरी करेगा, फिर आपका एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन की वजह से आपको दिक्कत होगी। तो ये सारे एग्जांपल्स थे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के अंदर, इंसेंटिव्स के, प्रेशर्स के, अपॉर्चुनिटीज के, और अपन ने रैशनलाइजेशन एटीट्यूड्स पे पढ़ लिए। ठीक है, अब सुनो सर्कमस्टांसेस जब ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, अगर ऑडिटर इज नॉट एबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट मतलब ही इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, तो विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने से पहले क्या करना पड़ता है, डिटरमाइन करेगा क्या प्रोफेशनल या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको किसी को रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने का जिसने उसका अपॉइंटमेंट किया, या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कंसिडर करेगा अप्रोप्रिएट है क्या विड्रॉ करना, अगर विड्रॉ लीगली परमिटेड है। उसके बाद में अगर उसने विड्रॉ करता है तो पहले डिस्कस करेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ और विड्रॉ करेगा और रीजंस बताएगा। और यही वाली लाइन अगर उसने विड्रॉ कर लिया भाई ऑडिटर विड्रॉ, तो वापस से वो देखेगा कि वो अपना प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, कि उसको रिपोर्टिंग करनी है जिस पर्सन ने उनका अपॉइंटमेंट किया या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, प्लस रीजंस भी बताएगा। तो ये वाला पॉइंट रिपीटेटिव मान लो, पहले तो अपना प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन कर लेना, कंसीडर करना अप्रोप्रिएट है तो विड्रॉ, और जब आपने ये डिसाइड कर लिया ऑडिटर विड्रॉ करता है, पहले मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूसी से डिस्कस कर लेना, उनको विड्रॉल के बारे में बता देना, रीजन बता देना, और ये वाली लाइन वहां चेप देना, प्लस रीजन अलग से लिखा हुआ। इवेल्युएट करना पड़ेगा ऑडिट एविडेंस, हाँ जी सर आपको ऑडिट का एविडेंस आपको इवेल्युएट करना पड़ता है। वेदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिटर शैल इवेल्युएट वेदर द एनालिटिकल प्रोसीजर्स दैट आर परफॉर्म्ड as to whether the financial statement as whole are consistent with the auditor understanding of the entities। सुनो, evaluation of audit evidence, एक बार इसको मिटाता हूं। ऑडिटर सेल इवेल्युएट एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब एनालिसिस करेगा, ट्रेंड्स देखेगा, रेशियोज देखेगा, पूरा एनालिसिस करेगा, और ये देखेगा जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म किए उसके हिसाब से देखेगा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल बना है वो कंसिस्टेंट है ना, जो जो चीजें उसने ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग, भाई जब ऑडिट कर रहा था तो उसने कुछ अंडरस्टैंडिंग प्राप्त की होगी ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों में कंसिस्टेंसी है ना, मतलब उसने समझा कुछ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर वो आइडेंटिफाई करता है मिस स्टेटमेंट तो देखेगा क्या ये फ्रॉड की इंडिकेशन दे रहा है क्या, अगर उसने इंडिकेशन दे रहा है फ्रॉड की तो उसको इंप्लीमेंट, इफ देयर इज सच इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, तो वो इंप्लीकेशन देखेगा उस मिस स्टेटमेंट का अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट के हिसाब से। और अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि मिस स्टेटमेंट हुई है और वो रिजल्ट ऑफ फ्रॉड की वजह से हुई है तो क्या करेगा, रीइवैल्यूएट करेगा असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। भैया उसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का असेसमेंट किया था, अब उसको फ्रॉड मिल गया और ये फ्रॉड में मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, सीनियर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, तो रीइवैल्यूएट करेगा जो असेसमेंट किया था उसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, और क्या करेगा जो इंपैक्ट अब भैया रिस्क को एसेस करेगा, एंटी प्रोसीजर्स वो चेंज करेगा, तो देखेगा रिजल्टिंग इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, उसके नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो वो परफॉर्म करेगा टू रेस्पॉन्स दिस एसेस्ड रिस्क। और अगर उसका क्या है इंडिकेट करता है क्या, ये भी कंसीडर कर लेना क्या कॉल्यूजन भी हुआ है क्या, मतलब मिली भगत है क्या, सब मिलके चोरी कर रहे हैं क्या। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देगा कि वो एक्नॉलेज करते हैं, क्या क्या एक्नॉलेज करते हैं, कि एक्नॉलेज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिम मतलब डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, तो वो एक्नॉलेज करते हैं ना, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया ना। देखो मैनेजमेंट ने भी असेसमेंट किया होगा ना ऑफ द रिस्क, तो ये रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ रिस्क किया, वो डिस्क्लोज किया है ना, उसका मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लो। उन्होंने डिस्क्लोज किया ना ऑडिटर को, उन्होंने डिस्क्लोज किया ना ऑडिटर को क्या, नॉलेज ऑफ फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड जो अफेक्ट कर रहा है एंटिटी को या फिर जो अफेक्ट कर रहा है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बहुत टाइम लग गया क्या सर, 143 सब सेक्शन 12 क्या है सर, 7.2 में
ऑडिटर चैप्टर में जब अपन पढ़ेंगे वो पूरा वहाँ पे दिया, और कारो तो पूरा पढ़ेंगे, तो ये वहाँ पे नोट है। बस हम लोग ये वाला क्लोज और ये वाला सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऐसे 240 के साथ लिंक करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। थैंक यू सो मच, आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया।